तीसरे चरण से पहले चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। विष्णुदेव साय आज बेमेतरा मनेन्द्रगढ़ जिले में प्रचार करेंगे। सीएम साय रायपुर के सारागांव और गुड़ियारी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो सीएम ने अपने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। बेमेतरा मनेन्द्रगढ़ जिले में आज उनका प्रचार है। ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है, सभाओं का दौर जारी है। रोड शो भी लगातार सीएम विष्णुदेव साय करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सभी की सभी 11 सीटें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत करती हुई भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत मिलने वाली राशि महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। लाभार्थी बहनों के लिए आज का दिन खुशखबरी वाला है, बड़ा दिन है। इस योजना की आज 12वीं किश्त महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार भी महिलाओं के खातों में 1250 रुपये आएंगे और इस महीने भी तय समय से पहले राशि को खाते में ट्रांसफर किया जा रहा है। पहले ये पैसा 5 मई को आना था, लेकिन अब एक दिन पहले ही राशि महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने 2 दिन पहले ही आगर मालवा से ऐलान कर दिया था कि लाडली बहनों का पैसा एक दिन पहले ही आएगा। ये लाडली बहनों के लिए बहनों ने बहुत सारी माला पहनाई। आप चिंता मत करना बहनों, कहने के लिए मैंने 5 तारीख बोली है, लेकिन 5 तारीख को रविवार फंस गया, तो एक दिन पहले ही आपकी भी लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आएगा। 1250 रुपया महीना। कोई चिंता मत करो। कांग्रेस हाय रे भाजपा, हाय रे भाजपा, कहां से ला रहे हो? अरे कहीं से भी ला रहा है, तुम्हारे से नहीं मांग रहे भाई। तुम तो इतने भूखे नंगे हो, तुम दे भी नहीं सकते। और इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, खुशखबरी है उन बहनों के लिए जिनके खाते में एक दिन पहले ही आज पैसे आने वाले हैं, पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं लाडली बहना योजना के तहत। जी देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, खुशखबरी तो बहनों के लिए है ही, क्योंकि मध्य प्रदेश की करोड़ों जो लाडली बहनाएं हैं उनके खाते में आज कभी भी जारी हो सकती है लाडली बहनाओं योजना की 12वीं किस्त, और उनके खाते में 1250 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तब विधानसभा चुनाव से इन पहले इस योजना को उन्होंने चालू किया था। शुरुआत में 1000 रुपये, फिर उसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया था। हालांकि दावा 3000 रुपये भी देने का किया गया था। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल भी पूछती रहती है कि आखिरकार लाडली बहनाओं को 3000 रुपए कब मिलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जिस तरह से कल एक सभा में कांग्रेस पर हमला बोला कि लाडली बहनाओं को लेकर कांग्रेस हाय तौबा करती रहती है, कांग्रेस सोचती है कि कहां से पैसे आते हैं। और साथ में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हम उनसे पैसे मांगने नहीं जाते। करोड़ों बहनाओं की खातों में एक दिन पहले, यानी पहले 5 मई को यह राशि आनी थी, लेकिन कल 5 मई को रविवार है, इससे पहले आज शनिवार को ही ये पैसे जो है लाडली बहना योजना के तहत उन बहनाओं के खातों में दे दिए जाएंगे जो इसकी लाभार्थी है। यानी कि साफ है कि आज कभी भी इस राशि को जारी किया जा सकता है और 1250 रुपए जो बहनाओं को मिलते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया सूरज आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चुनाव के तीसरे चरण में प्रचार तेज हो गया है। इसी सिलसिले में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीएम योगी यहां के अशोकनगर में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। सभा में एमपी के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। सिंधिया के लिए अब तक बीजेपी के कई दिग्गज नेता प्रचार कर चुके हैं। तो गुना से लोकसभा सीट के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री सिंधिया मैदान में हैं। 7 मई को तीसरे चरण में यहां पर वोटिंग है, लेकिन खास बात यह है कि सिंधिया के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और समझिए कि आखिर कब कौन से बीजेपी के बड़े नेता सिंधिया के प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। 26 अप्रैल की बात है। गुना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे सिंधिया के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए।
फिर 16 अप्रैल की बात है, गुना में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए थे। 16 अप्रैल को ही गुना शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, सभी साथ में थे वहां पर जिस तरीके से। और जो उनका नामांकन था, ज्योतिरादित्य सिंधिया के नामांकन में भी बीजेपी के तमाम बड़े नेता हमें नजर आए थे उनके साथ। और अब 4 मई को यानी कि आज योगी आदित्यनाथ सिंधिया के समर्थन में सभा करते हुए, चुनाव प्रचार करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते अब राधिका खेड़ा के विवाद को लेकर रायपुर में प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीटिंग हुई। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला से 1-to-1 बातचीत की है, चर्चा की है और दोनों ही नेताओं से उनका पक्ष जाना है। अब दीपक बैज रिपोर्ट AICC को भेजेंगे। बैठक के बाद दीपक बैज ने कहा है कि किसकी गलती है, ये रिपोर्ट देखने के बाद AICC तय करेगा। अब दोनों पक्षों से बातचीत हुई। अब इसके बाद जो भी चर्चा हुई, अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा AICC को। जो भी बात है, घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा की है, ऑफिस में बैठ के चर्चा की है, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है, और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को AICC को मैसेज हम राधिका जी ट्वीट कर। तो सभी यही कह रहे हैं, घर का मामला है, घर में ही सुलटा लिया जाएगा, निपटा लिया जाएगा। लेकिन जो ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर है। आगे बढ़ेंगे अब खबर कटनी से, जहां DAV कैलरीज पब्लिक स्कूल पर कलेक्टर ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। कलेक्टर ने यह जुर्माना स्कूल की तरफ से मनमानी तरीके से फीस की बढ़ोतरी करने पर लगा है और निजी दुकानों से किताबें खरीदने का दबाव बनाने और RTE के छात्रों से भी फीस लेने की शिकायत पर लगाया गया। कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन से जुर्माने की राशि 15 दिन में जमा करने के आदेश भी दे दिए हैं। कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी के द्वारा DAV कैलरीज पब्लिक स्कूल के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। इस समय मौजूद है DAV कैलरीज स्कूल के बाहर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि DAV कैलरीज स्कूल के द्वारा यहां पर अभिभावकों से अवैध फीस की वसूली, RTE के छात्रों से फीस की वसूली और निजी पब्लिकेशन की बुकें यहाँ पर ली जा रही थी। इसके साथ साथ जो शिक्षकों की शिकायत और स्कूल की शिकायत जब कलेक्टर महोदय के पास की गई तो शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर जांच समिति कमेटी बनाई गई थी। और जांच समिति कमेटी के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण करने के बाद, पूरी जांच कंप्लीट करने के बाद कटनी कलेक्टर अभी प्रसाद जी के द्वारा स्कूल प्रशासन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक कटनी जिले के इतिहास में पहली बार इतना बड़ी कार्रवाई हुई है निजी स्कूल के ऊपर। कलेक्टर ने 15 दिन का समय दिया है कि 15 दिन के अंदर जुर्माने की राशि जमा की जाए और किसी भी प्रकार का अगर वह अभिभावकों के ऊपर दबाव डालते हैं, उन्हें डराते हैं, तो आगे भी कार्रवाई की जाएगी। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। खबर गरियाबंद से है, जहां राज्य में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि रेत के अवैध परिवहन को लेकर यह विवाद हुआ। अवैध रेत परिवहन कर रहे हाईवा को ग्रामीणों ने रोक दिया था, जिसके बाद खनन माफिया के गुंडों ने ग्रामीणों के साथ मारपीट की। पूरा मामला राजम के हथखोज रेत घाट का बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने सीएम और कलेक्टर से इसकी शिकायत की है। उज्जैन में बाबा महाकाल के मंदिर में गर्भगृह में लगी भीषण आग के बाद अब मंदिर प्रबंधन ने सबक लिया है और 10 बेड का अस्पताल शुरू किया गया है। महाकाल मंदिर में से श्रद्धालुओं का इलाज किया जाएगा जिनको चोट लगती है या तबीयत बिगड़ जाती है। इलाज के लिए 24 घंटे पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। वहीं श्रद्धालु भी यहां पहुंचकर अपना इलाज करा रहे हैं और इस पहल का स्वागत भी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को बढ़ाते हुए माननीय कलेक्टर महोदय एवं प्रशासक महोदय के निर्देश के अनुसार हमारे द्वारा यहाँ पर 5 बेड के हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, जो कि बढ़ाकर इसको 10 बेड भी कर दिया जाएगा। और इसमें क्या प्रारंभिक तौर पे अनौपचारिक तौर पे स्टार्ट भी हो चुका है। काफ़ी मरीजों को भी आ चुके हैं यहाँ पे। गर्मी और दूसरी बीमारियों को देखते हुए अभी मरीजों की संख्या भी बढ़ी हुई है। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में ही आकस्मिक अस्पताल यहाँ पर बनाया गया है, जिस प्रकार जो होली के दिन अग्निकांड हुआ था, अग्निकांड में कई पुजारी और सेवक जो गंभीर तरीके से भीषण आग में झुलस गए थे, जिनका इलाज उज्जैन के जिला अस्पताल और इंदौर में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद से लगातार जिला कलेक्टर और प्रबंध समिति की बैठक हुई और बैठक में यही निर्णय लिया गया तो कि देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं और उनको किसी प्रकार की अगर बीमारी हो जाती है या कई प्रकार आते हैं तो उनको घबराहट होती है या डायरिया हो जाता है या किसी प्रकार की अगर कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए यहीं पर इलाज होना चाहिए। उसके बाद जिला कलेक्टर ने निर्णय लिया कि
महाकाल मंदिर के जो प्रोटोकॉल ऑफिस है, यहाँ पर जो मानसरोवर बिल्डिंग है, यहाँ पर एक 10 बेडीय अस्पताल शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से ही यहाँ पर हो गई है। और अभी फ़िलहाल इस हॉल में जो अस्पताल है, यहाँ पर 6 बेड लगाए गए, 4 बेड और लगाने की यहाँ पर आवश्यकता है। और जिसकी देखरेख जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर डॉक्टरों की तैनाती में हो रहा है। और कई ऐसे निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं जो यहाँ पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। और सुबह से ही जो श्रद्धालु बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने आ रहा है, वो यहाँ आकर बीपी, शुगर या अन्य जो उनको घबराहट हो रही है, क्योंकि गर्मी का तापमान ज़्यादा है, गर्मी में कई श्रद्धालुओं को घबराहट हो जाती है, चक्कर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर वो अपना इलाज भी करवा रहे हैं और यहाँ से दुरुस्त होकर यहाँ से बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेके अपने घरों के लिए भी जा रहे हैं। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। जाना था जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना। किशोर कुमार का ये गाना राहुल गांधी पर फिट बैठ रहा है। कांग्रेस के लोग मांग कर रहे थे कि अमेठी, लेकिन राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भर दिया। अमेठी के समान कांग्रेस की पक्की सीट है रायबरेली, जिस पर गांधी परिवार की तीसरी पीढ़ी ने दस्तक दी है। मगर जिस तरह से लुक छिपकर आखिरी वक्त पर यह पर्चा भरा गया, वो कांग्रेस के नए जमाने की राजनीति की ओर इशारा कर रहा है। राहुल के बरेली आने के क्या मायने हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। अमेठी से ज्यादा रायबरेली क्यों पसंद है? अमेठी को क्यों भुला दिया? रायबरेली से क्यों बढ़ गया प्यार? पिता की नहीं, मां की सीट पर चुनावी जंग। अमेठी वाले राहुल का इंतजार कर रहे थे, मगर चुनाव लड़ने की भागदौड़ में वो भागते भागते अमेठी की जगह रायबरेली पहुंच गए। पहुंचे भी तो आखिरी दिन, जब नामांकन भरने के कुछ घंटे मात्र रह गए थे। आखिर राहुल का ये चुनाव इतना सस्पेंस फिल्म वाला क्यों रहा? क्यों लोगों को पहले से नहीं बताया गया था कि वो अमेठी से नहीं, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं? और फिर रायबरेली को अमेठी के ऊपर क्यों चुना गया? इसका पहला कारण पिछले चुनावों का परिणाम है। अमेठी छोड़ने का कारण नंबर 1, राहुल गांधी के रायबरेली जाने का कारण जनता से दूरी है। जबकि स्मृति ईरानी ने 2019 में वादा किया था कि अगर वो चुनाव जीतेंगी तो अमेठी में ही घर बनाएंगी। उन्होंने घर बनाया भी और अब वो अमेठी की वोटर भी बन गई। गांधी परिवार कभी अमेठी में अपना घर नहीं बना पाया, जबकि 2014 का चुनाव हारने के बाद भी स्मृति लगातार लोगों के बीच पहुंचती रही। यानी लोगों से दूरी हार की वजह न बने, इसलिए राहुल ने अमेठी से चुनाव में भी दूरी बना ली। वो चुनाव हारने के बाद सिर्फ 2 बार अमेठी पहुंचे, इसलिए स्मृति ईरानी राहुल को मेहमान बताती हैं। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। अमेठी छोड़ने का कारण नंबर 2, अमेठी से चुनाव न लड़ने का एक और कारण है विधानसभा में कांग्रेस का गिरता वोटिंग प्रतिशत। 2007 में कांग्रेस के वोटर 34.2 थे, जो कि साल 2012 में 29.7 हो गया। 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोटिंग प्रतिशत और गिरकर 24.7 हो गया और पिछले चुनावों में 14.2 ही रह गया। ये भी एक कारण है कि राहुल अमेठी से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अमेठी में कांग्रेस के कई नेता भी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें डॉक्टर संजय सिंह 2019 के बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे। डॉक्टर संजय अमेठी से विधायक और सांसद रह चुके हैं। राजनीति के जानकार रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहते हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये गठबंधन का एक उनके ऊपर प्रेशर है। आप जैसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश दरअसल समाजवादी पार्टी की ज़्यादा बड़ी भूमि है, उनका सीट शेयर भी वहाँ के ऊपर ज़्यादा है। और उन्होंने जब कांग्रेस को जो 17 सीटें दी लोकसभा की, तो उनका एक अनुरोध था और आग्रह था कि वहाँ से गांधी परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़े। अब समस्या ये हुई कि प्रियंका गांधी जो है पूरे देश में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रही है। तीसरे, चौथे और 5वें चरण, मतलब जब तक अमेठी का चुनाव खत्म होगा, करीब 240 सीटों में प्रचार करने की ज़रूरत है। तो अगर राहुल और प्रियंका दोनों अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ते तो बाकी देश में 238 सीट पे प्रचार कौन करता है? जब राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं तो रायबरेली से चुनाव लड़ना क्यों जरूरी है? उसका कारण है कि राहुल अभी भी कांग्रेस का चेहरा है। वे चुनावी लड़ाई से भागते हुए नजर नहीं आने चाहिए।
ऐसे में अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटें जीत जाते हैं तो प्रियंका को वायनाड से उपचुनाव लड़वाया जा सकता है। इस तरह उत्तर और दक्षिण में गांधी परिवार का अस्तित्व बना रहेगा, साथ ही नॉर्थ और साउथ का बैलेंस भी बना रहेगा। ऐसे में हिंदी हॉटलैंड में गांधी परिवार के पैर जमे रहेंगे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक अगर राहुल दोनों ही सीटें जीतते हैं तो गांधी परिवार के लंबे कनेक्शन का हवाला देकर उनके लिए रायबरेली चुनना आसान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। अब खबर भोपाल से है, जहां एक ट्रैफिक पुलिस के जवान को अपनी ड्यूटी निभाना भारी पड़ गया। वाहन चेकिंग के दौरान जब ट्रैफिक पुलिस के आरक्षक ने एक काली फिल्म लगी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो कार चालक ने गाड़ी तो रोकी नहीं, उल्टा ट्रैफिक पुलिस के जवान को ही टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैफिक पुलिस का जवान कार की बोनट पर गिर गया। इतने पर भी कार चालक ने अपनी कार को नहीं रोका और चलती कार पर ही ट्रैफिक पुलिस का जवान लटका रहा और करीब 1 किलोमीटर तक भोपाल की सड़क पर यही फिल्मी स्टंट जैसा सीन चलता रहा। आप भी देखिए कि कैसे बेखौफ होकर आरोपी कार चला रहा है। आरक्षक राहुल जायसवाल को अपनी कार की बोनट पर लटका कर दौड़ा रहा है। हालांकि घटना के बाद एक दूसरे ट्रैफिक जवान ने गाड़ी का पीछा भी किया। पूरी घटना पिपलानी पेट्रोल पंप चौराहे से रत्नागिरी चौराहे के बीच हुई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आरोपी कार चालक पर कार्रवाई कर रही है। बालोद से खबर है, जहां जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीण पर 2 जंगली भालुओं ने हमला कर दिया। भालू के इस हमले में ग्रामीण के चेहरे पर गंभीर घाव बन गए हैं। ग्रामीण को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मामला कांडे गांव का बताया जा रहा है। जीतू पटवारी के विवादित बयान की शिकायत बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से की है। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को ज्ञापन सौंपा और जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल में भोपाल मेयर मालती राय, बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष सीमा सिंह जादौन शामिल थीं। वहीं चुनाव आयोग ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है। आगरमालवा जिले में आबकारी विभाग ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की। यहां आबकारी विभाग ने ट्रैक्टर ट्रॉली में छुपाकर अवैध रूप से ले जा रही अंग्रेजी शराब की 100 पेटी बरामद की है। इस शराब की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया। मुखबिर की सूचना के आधार पर सर्किल के इंस्पेक्टर ने वहां पे पीछा किया गाड़ी का, ट्रैक्टर गाड़ी, तो उसमें 100 पेटी इंग्लिश शराब, जिसमें बियर और विस्की, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए और 11 लाख का ट्रैक्टर, इस प्रकार करीब 15 लाख रुपए की जब्ती शराब ट्रैक्टर की जब्ती हुई, जिसमें एक आरोपी मौके से गिरफ्तार किया गया और प्रकरण में विवेचना जारी है। खबर सिंगरौली से, जहां रेत ठेकेदार के ऑफिस में 20 से ज़्यादा लोगों ने हमला किया। इस हमले में हमलावरों ने ऑफिस में मौजूद लोगों के साथ मारपीट तो की ही, इसके साथ ही आरोपी ऑफिस में रखे सामान को भी तोड़ दिया। ऑफिस में लगे 5 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ा गया है। इस हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।